जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की इस चुनौती के लिए तैयार है? क्या वो एमसीडी चुनाव सही वक्त पर कराने को तैयार हैं? एमसीडी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने करारा हमला बोल दिया। और यही नहीं, अब पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए एक पंचलाइन भी मिल गई है। और वो पंचलाइन क्या है? वो पंचलाइन है, मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हो क्या रहा है दोस्तों कि पंजाब में जैसे ही आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है, जिसमें उन्होंने अकालियों, कांग्रेस, बीजेपी सबको नेस्तनाबूद कर दिया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष का नया दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते एमसीडी के चुनावों को मुलतवी कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी को भी हमला करने का मौका मिल गया है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कई बातें कर रहे हैं जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थीं। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। एक बहुत गंभीर आरोप यहां पर अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। ये ना भूलें, इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं और इन दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीधी और बड़ी चुनौती दे रहे हैं। और कांग्रेस जो कि बहुत ही खस्ता हाल है इस वक्त दोस्तों, इसलिए आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के बड़े विकल्प के तौर पर उभर सकती हैं। इसलिए टकराव जो है लगातार बढ़ रहा है। आगे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? भाजपा एमसीडी के चुनाव टाल रही है कि दिल्ली के तीनों निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं? कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना करके ये लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं? भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कमाल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से घबरा गई। हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करके दिखाओ। दोस्तों, दिक्कत क्या है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कोई अंकुश नहीं है, मीडिया कोई सवाल नहीं करता। जो इन्होंने हरकत एमसीडी के चुनाव को लेकर की है, अगर यह काम 2014 से पहले कांग्रेस ने की होती तो मीडिया ने बखिया उधेड़ दी होती। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार की बखिया उधेड़ना तो बहुत दूर की बात है, सवाल तक नहीं कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को एक पंचलाइन मिल गया है कि मोदी केजरीवाल से डरते हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से आम आदमी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और यह हमला कैसे किया जा रहा है, उससे पहले आपको फिर से यह तस्वीर देखनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के हुसैनीवाला में रैली करने जाते हैं, सिर्फ 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसते हैं और उसके बाद उनका पूरा पालतू मीडिया खालिस्तान का राग अलापना शुरू कर देता है। यही नहीं, जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें खालिस्तानी इनका पालतू मीडिया बताता है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं किसी तरह से बच के आ गया था, जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जब उस पुल पर फंसे थे तो वहां प्रदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। यानी कि भाजपा के प्रचार तंत्र ने पूरे देश को गुमराह किया था। मगर उसका फायदा यह हुआ था कि उसकी सहानुभूति उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी मिली थी, ऐसा कहा जाता है। अब आपके स्क्रीन पर यह है गौतम गंभीर, दिल्ली से सांसद हैं। वो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं और एक बार खालिस्तान का जिन्न जो है उसे जिंदा कर रहे हैं। निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कहा है गौतम गंभीर ने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मीडिया से बात करते हुए गौतम गंभीर ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा खालिस्तानियों को सपोर्ट करने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब देश का बॉर्डर स्टेट है, अगर आम आदमी पार्टी सरकार ने खालिस्तानियों का सपोर्ट किया तो देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा। गौतम गंभीर ने आगे कहा कि सब खुश रहें, देश आगे बढ़े, हम सब मजबूत हों, यही प्रार्थना भगवान से की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से मुझे कभी उम्मीद नहीं रही है और इनके सांसद भी अक्सर ट्रोल्स के तौर पर बात करते हैं। गौतम गंभीर यहां किस बात का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा चुनावों के दौरान दो चीजें हुई थी। एक तो ये
चिट्ठी जो है ये सर्कुलेट कर रही थी, कोई सिख फॉर जस्टिस फोरम है जो आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर समर्थन दे रहा था। इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक खालिस्तानी संस्था है, मगर बाद में एक खालिस्तानी नेता है पन्नू, उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया था कि इसका खालिस्तान मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि क्या ये वाकई सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान से जुड़ी है, फर्जी है, नहीं है, मगर गौतम गंभीर झूठ का सहारा ले रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं, पंजाब की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मगर ये इनका अंदाज़े बयां, और आपको समझना होगा क्यों। क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी वैसे वैसे राष्ट्रवाद का राग अलापेगी, और राष्ट्रवाद का राग इन्होंने जब भी अलापा है इन्हें फायदा हुआ है। आप पिछले 8 साल देख लीजिए, जब भी इन्होंने देशभक्ति देशद्रोह की बात की है इन्हें फायदा मिला है। अब पंजाब में इसका फायदा मिले ना मिले, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन तमाम जगहों पर पंजाब खालिस्तान का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। अब ऐसे में जब कांग्रेस नीचे जा रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार उठ रही है, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुकाबला जो है गंभीर होगा? मैं आपको बतला दूं दोस्तों, 2019 के चुनावों के दौरान जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले अरविंद केजरीवाल अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोलते थे, अपने बयानों में और अपने ट्विटर पर भी। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कावर्ड और साइकोपैथ शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कायर और साइकोपैथ, तानाशाह तक बोला था। मगर फिर वो अचानक खामोश हो गए, और उनकी इस खामोशी को द हिंदू की इस खबर ने बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है। आप देख सकते हैं, उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल को खंगाला है और यह पता किया है कि 2018 से अब तक, यानी 2022 तक, किस तरह से अरविंद केजरीवाल मोदी प्रधानमंत्री का नाम लेना लगातार कम करते गए। आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें अगर आप 2018 में देखें तो उनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने अंग्रेजी में मोदी शब्द 47 बार लिया, पीएम 42 बार और मोदी हिंदी में 40 बार नाम लिया अपने ट्विटर हैंडल पर। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव जब आ रहे थे, उस दौरान उन्होंने 26 बार इंग्लिश में मोदी लिखा, पीएम 9 बार लिखा और मोदी हिंदी में 53 बार लिखा। उसके बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद, उन्होंने मोदी इंग्लिश में 1 बार भी नहीं लिया, पीएम 4 बार लिया और हिंदी में मोदी 1 बार भी नहीं लिखा। और उसके बाद 2019 के जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो मोदी अंग्रेजी में उन्होंने 27 बार उसका इस्तेमाल किया, पीएम 13 बार और मोदी हिंदी में 53 बार उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उस शब्द का इस्तेमाल किया। मगर उसके बाद आप देखें 2020, 2021 और 2022 उन्होंने लगभग प्रधानमंत्री का नाम लेना बंद कर दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलती है और ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल छोटे मोदी हैं और ये लोग भाजपा की बी टीम हैं। अक्सर उन पर जब हमला किया जाता है तो इसी तरह से हमला किया जाता है। उन्हें छोटा मोदी अक्सर इसलिए कहा जाता है कि उन्हें भी आलोचना नहीं बर्दाश्त है और पार्टी में सर्वे सर्वा हैं वो, और उनसे जिसने भी पंगा लिया वो पार्टी के बाहर चला गया। मगर यहां कुछ और है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सफल राजनीति कर रही है, पंजाब में अब उनके पास एक चुनौती है। अगर दिल्ली मॉडल की तरह पंजाब भी सफल हो जाता है तो राष्ट्रीय तौर पर वो खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर सकते हैं। इसलिए अभी कुछ ही दिनों पहले आपको याद है एक पूरी लिस्ट सामने आई थी कि तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं, सभी राज्यों में। मगर क्या शर्तों पर भाजपा के साथ मुकाबला किया जा सकता है? पहले तो अरविंद केजरीवाल सीधा हमला बोलते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मगर बाद में पूरी तरह से खामोश हो गए, जैसे अभी अभी हिंदू की इस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया। क्या इस तरह की राजनीति हो सकती है? क्योंकि देखिए, अगर आपको बीजेपी का मुकाबला करना है
तो जिस तरह से भाजपा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, आपको भी चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यह नहीं भूल सकते कि भाजपा की निगाह इस वक्त 3 राज्यों पर है और उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी ने रेड मारी, उनके 11 फ्लैट कुर्क कर दिया और 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया। यानी कि अब सीधे उद्धव ठाकरे, जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, उनके गिरेबान में हाथ डाला जा रहा है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और फिर इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में लगातार परेशान किया जाता है। यानी कि जो कानून वो खुद पारित कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें राज्यपाल के पास जाना पड़ता है, बैजल साहब के पास जाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि इन तीनों राज्यों में जो सत्ता उसके हाथ से चली गई, भारतीय जनता पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि देश के संघीय ढांचे पर बार बार हमला हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा कि अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है तो शर्तों पर नहीं हो सकता, फिर आपको सामने आना पड़ेगा और पूरे दमखम के साथ इस मुकाबले को उसके अंजाम तक ले जाना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा यकीनन, जैसे खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे धनी पार्टी है और इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि में उससे मुकाबला करना, खासकर इसलिए कि उसके हाथ में मीडिया है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, एनआईए है, ये तमाम एजेंसीज भी हैं, उससे मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे शो में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।